नाज़रीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के तमाम तर दावों के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि हुकूमत ने 33 बिल्स मंजूर करा लिए। गो के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट भी किया। अपोजिशन की जानिब से बाहर आके उन्होंने कहा जी हुकूमत को शिकस्त हो गई, लेकिन जो नंबर थे उसके मुताबिक कामयाबी हुकूमत को मिली। तमाम तर इत्तेहादियों के हवाले से तहफुजात के बावजूद भी अपोजिशन अपने नंबर्स को शो नहीं करा सकी और शोर शराबे के अंदर ये तमाम बिल्स मंजूर हो गए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हम चीदा चीदा जो बिल्स अगर हैं जिसके ऊपर हम बात करें, जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर रहे, जिनको काफी ज्यादा जिस पर बातचीत हुई, उसके अंदर एक तो ईवीएम्स के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बिल्स, कलभूषण से मुतालिक बिल और उसी के साथ जिनसे ज्यादती के जो जराइम है उसके ऊपर गुफ्त शनीद और ज्यादा इस वक्त जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है और इसी के ऊपर जो है तनकीद भी की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। आज ही वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम साहब की जानिब से एक की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन चीजों के हवाले से उन्होंने बात की और जिन चीजों के बारे में उन्होंने कहा और बिल से मुतालिक जो बात की जा रही है या बिल से मुतालिक अपोजिशन की जो तनकीद है उससे मुतालिक फरूक नसीम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या, आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं। एक लंबी चौड़ी बहस हुई और जिसपे यह भी मीडिया में कह दिया गया कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। यानी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पास ही नहीं हुए उसको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर चैलेंज कीजिए। यानी आपने ना पढ़ने की जहमत की, ना देखने की जहमत की, ना अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये बहुत जोर से एक लंबा चौड़े बयान, एक नहीं 5-7 लोगों ने दे दिया कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी IMF को बेच दी गई है। स्टेट बैंक का तो लॉ अंडर डिस्कशन है। इस तरह की अगर चीज़ों को अटैक किया जाए बगैर सोचे समझे, फॉर एग्जांपल कुलभूषण वाले मसले पे ये बार बार मैंने सबके सामने ये गुजारिश की है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की सेंसिबिलिटी का इसमें इन्वॉल्व है, लिहाजा ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। इन्हीं मौजूआत के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोकेल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप मेरे साथ हैं। कादिर खान मंदोकेल साहब, आपसे आगाज कर देता हूँ। वजीर कानून कहते हैं ना पढ़ने की जहमत की ना देखने की जहमत है, शोर मचाना आपने शुरू कर दिया और आप तो काफी ज्यादा शोर शराबा आपकी तरफ से आया इजलास में। पहले ये बताइए वजीर कानून कौन सी पार्टी का है? ये एमक्यूएम पाकिस्तान के है, एमक्यूएम रावलपिंडी से है? क्योंकि वो पाकिस्तान वाले तो मानते ही नहीं इनको, और जब पाकिस्तान वाले अलग हो गए तो ये तो अपनी सीट पे बैठे हुए थे। पहली बात ये है, उससे पहले शरीफुद्दीन पीरजादा हुआ करते थे जो हुकूमत के, वो सुन ले वो इत्यादि कैसे है, वो तो जिस पार्टी के है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। शरीफुद्दीन पीरजादा आपको याद होगा वो हुकूमत को ऐसे उल्टे सीधे मशवरे देते थे, ठीक है। अब ये जनाब फरमा रहे कि हमने कलभूषण यादव की जो बिल है वो उससे मुतालिक नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? और फिर आलमी अदालत की बात है, क्या आलमी अदालत के फैसले अमेरिका मानते हैं? बिल्स आप लोगों ने पढ़े देखे? हमने पढ़े भी, हमने देखे भी, और हम जब पढ़े देखे नहीं है तो पिछले 1 महीने से हम किस चीज पे टॉक शो में आ रहे हैं, सब चीज देखे। ये जो फरमा रहे हैं कि ये बिल कुलभूषण यादव से मुतालिक नहीं है, क्या आइंदा भी मजीद जासूस पकड़ने का और एनआरओ देने का प्लान है इनका? और अगर ये कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं कि वो आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक कर रहे हैं, क्या वो जो पाकिस्तान के मासूम लोगों पर बमबारी करते हुए जो मूचड़ पकड़ा गया पायलट, वो भी आलमी अदालत ने बोला कि उसको चाय पिला के वापस कर दो, वो भी आलमी अदालत ने कहा। और फिर उसके अलावा तालिबान का तर्जुमान जो पकड़ा गया जिसने एपीएस स्कूल की बाकायदा जुर्म कबूल किया, वो भी आलमी अदालत ने आपको बोला कि आप उसको छोड़ दे। और फिर ये मौसू फरमा रहा है कि हमने पढ़ा ही नहीं है और हमने ये चीज देखा ही नहीं है। आप स्टेट बैंक के बिल के ऊपर बात कर रहे हैं, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, उसके ऊपर अगर वो करना चाहते हैं चैलेंज तो आप देखिए, वो अभी ने जो गुफ्तगू सुनाई है वो कह रहे चैलेंज अभी पास ही नहीं हुआ है। तो पास कैसे होता है? एक और रबड़ स्टैम्प बैठा हुआ है आवान सदर में, वो दंदान साज, उसने तो आंख बंद करके, आपको पता है कि पहले वो साइन कर चुका तो उसको पता भी नहीं था
याद है पहले भी बिल आया था। सवाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में 74-75 साल में ये पहला इलेक्शन होगा 2023 जो 1.5 साल पहले मुतनाज़ा हो गया। और फिर मुतनाज़ा क्यों ना हो, आपको ये भी बता दूं कि आपने जब पहले असम्बली में मेरी बिल था अदालत की जजों के हवाले से जो पास तहरीक मैंने कराया, और उसके बाद हुकूमती तहरीक फेल हो गई है, हमने अपने जो आदाद शुमार वहां पे 170 थे और हुकूमत के जो ना वो 100 समथिंग थे, ठीक है। सवाल ये है कि उसके बाद जब इमरान नियाजी साहब ने इजलास बुलाया, ये काफ लीग, जीडीए और एमक्यूएम सब ने कहा हम मानते नहीं उसको, ठीक है। फिर मान गए ना। वो फोन कहां से आ गया आपको पता है? वो नहीं, वो तो फिर आप कहां से फोन आ गए ना। अच्छा इसको भी चलो मान गए, चलो भाई नंबर्स तो आ गए ना। अच्छा आ गए ना, आ गए, मान लिया। देखिए इस्लाम कहते हैं कि जब जुर्म देखो तो ताकत से रोको, दूसरे दर्जा ये है कि जबान से रोको, तीसरा दर्जा है कि दिल में उसको बुरा कहो। जब आप सेनेट से ये बिल पास नहीं करा सके, आप ऑर्डिनेंस को वैलिडिटी आप नहीं दिला सके, आखिरी दर्जा आपने जॉइंट सेशन बोला कि उसी में कर दिए। कौन नहीं तो दावा तो आपका भी था ना कि आप इसके अंदर पास नहीं होने देंगे। देखिए तो हम पास नहीं होने देते अगर टेलीफोन कॉल की जादू ना होती। हसन साहब, जो कादिर खान मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक पहला इंतखाब होगा जो 1.5 साल पहले ही मुतनाज़ा हो गया, और वो कहते हैं कि क्या अच्छा ना होता कि ये तमाम कंसेंसस से बिल लेकर लाया जाता, यानी कि इसके अंदर एतराज ना होता, इतनी ज्यादा शोर शराबा ना होता, तमाम की एक्सेप्टेंस के साथ ये तमाम चीजें आ जाती। ऑपोजिशन क्या चाहती क्या है, ये उनको खुद थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए। ये बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं। साहब, ये कन्वर्शन वाले मामले के ऊपर भी अपोजिशन कह रही है कि उसको एनआरओ देने की तैयारी की गई, इसके ऊपर भी आप, जबकि बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं जनाब के नेशनल सिक्योरिटी का मामला ये हमारी रेड लाइन है, तो क्या अपोजिशन को ये मामला अब तक समझ में नहीं आया, उन्हें समझा नहीं पा रहे, या फिर वो अपोजिशन बरा अपोजिशन कर रही है? ये भी आपने अच्छा किया याद कर। देखें बात ये है कि फरूक साहब ने तो बड़ी क्लियर बात की है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला उठा के देख लें और उसकी लाइट में आप ये बता दें कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। अभी जो कादिर साहब ने फरमाया कि आप उनका कोर्ट का हुक्म ना माने, आप पाकिस्तान को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कि दुनिया के आप चाह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानने से हम इनकार कर दें? पाकिस्तान को आप अंधेरों में तो खेलना चाहते हैं। यही तो बातें कर करके आप लोगों ने एफएटीएफ की तलवार सर पे लटकवाई। अब खुदा खुदा करके वो जा रही है, आप वो फैसला खुद पढ़ लें, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत थी। यानी हसन साहब, जो ऑपोजिशन का एतराज है वो ठीक है कि कानून साजी फर्द वाहिद के लिए हुई है? फिर नहीं, देखें, फर्द वाहिद की वजह से केस चला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये कहना था कि जी आप उसको एक राइट ऑफ अपील जो है वो दे। मैं खुद कानूनदान नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत कानूनी नुक्तों में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया। प्रिंसिपल उस फर्द वाहिद के लिए नहीं था, प्रिंसिपल था कि भाई जिसको ऐसी सजा हो उसके पास उसको काउंसलर एक्सेस होनी चाहिए, वो दे दी, और प्लस उसको अपील का राइट होना चाहिए, जिसके लिए आपको अगर कानून साजी करनी पड़े तो करें। और ये प्रिंसिपल उन्होंने लेआउट किया। उस प्रिंसिपल को मीट करने के लिए यह कानून साजी की गई। और अगर कोई इस पे उसको अपोज करता है तो उससे पूछें कि क्या करते। उनको कहते नहीं आपकी बात माननी, हम ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, दुनिया ने जो कोड सेट किया है यूएन ने उसकी नहीं पासदारी करनी। ठीक है, फिर हमारी क्या राइट साहब। मैं सेनेटर राना मकबूल साहब, आपने डिबेट सुनी, कादिर साहब की बात सुनी, हसन साहब भी करें, यानी अगर गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोशनी में, उसके फैसले की रोशनी में यह ना करती तो फिर क्या करती? और अगर आईसीजे ने जो फैसला दिया, जो डायरेक्टिव्स दिए, उसके ऊपर अगर उन्होंने अमल किया तो आपकी तरफ से उस पर शोर मचाया जा रहा है, उस पर तनकीद की जा रही है। दरअसल जी इशू ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जो गवर्नमेंट काम कर रही है ट्रेजरी बेंचेस में जो हो रहा है, जैसे आपने 2 दिन पहले देखा और आज आपने सेनेट में भी देखा कि वो चीज़ जो एजेंडा पे नहीं थी उसको आखिर में सप्लीमेंट्री एजेंडा बना के उसको बगैर कमेटी के एग्जामिनेशन के, बगैर उसको डिबेट के उसको पास करवा दिया। मकसद ये है कि जिस लाइन पे गवर्नमेंट वाले चल रहे हैं वो सही नहीं है। हमने इनसे ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं जो मैनेज भी करती हैं, सारा कुछ ही करती हैं, लेकिन आखिरत में बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये सही रास्ते पे नहीं है और हर चीज़ को ये बुलडोज कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि इनकी कारकर्दगी किस तरह की है, अवाम उन्नास क्या कहती है,
गुर्बत और अफलास का क्या हाल हो चुका है, ये किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो राणा साहब, ये जो है। कलभूषण वाले मामले पे आईसीजे की जो डायरेक्टिव्स थी, आप समझते गवर्नमेंट को उस पर अमल नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं कहता हूं जी कोई भी डायरेक्टिव था, दे शुड हैव परसुएडेड एंड कन्विंस्ड द ऑपोजिशन। ऐसी कोई बात नहीं कि इनकी बात ये है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू इवन शेक हैंड्स विद एनीबॉडी। तो इतनी ज्यादा मुनाफरत की और इतनी ज्यादा कंटेम्प्ट की फिजा में तो कैसे आप क्रेडिबिलिटी गैप को पूरा कर सकते हैं? Had he himself talked to the opposition leaders या parliamentary leaders, बैठ के बात करते, maybe they would have been convinced of the arguments। ये जो impose करते हैं, धक्का करते हैं, अपनी लॉजिक अगर ठीक भी हो, उसको ये खुद ब खुद अपने स्टाइल से और मेथोडोलॉजी से वीक कर देते हैं। इस वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं। हर एक इशू पे यही प्रॉब्लम है, जो ट्रस्ट का गैप है वो वाइडन होता जा रहा है और इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। इसलिए अभी भी शायद ये अगर कोशिश करें तो दे शुड मेंड। आज का जो घाव लगा है जो सेनेट में, उसको अब उस जख्म को मुंतमिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कल आपने इतनी ज्यादा दीदा दिलेरी की है। मैं खुद उसमें इफेक्टिव हूँ, मैंने 3 जो है अमेंडमेंट्स पेश की थी इसी इलेक्शन बिल के ऊपर, जो मेन बिल था। तो मेरा नाम स्पीकर साहब ने कहा ही नहीं कि आपकी क्या अमेंडमेंट्स हैं, यानी इस तरह उसको ट्रैम्पल किया और स्टैम्पिट किया जिस तरह कोई माहौल पता नहीं क्या है, क्या करना चाहते हैं। अब एक अगर पार्लियामेंटेरियन अपनी अमेंडमेंट देता है, आप उसे सुने तो सही ना। तो इसलिए ये इट्स फ्री फॉर ऑल, ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। इन तरीकेकार को बदलेंगे तो शायद काम चलेगा, वरना कहीं कोई क्लैप्स हो जाएगा, बड़ा जल्दी हो जाएगा। What I understand, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस राइट हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त है और पार्लियामेंटेरियंस को, अपोजिशन को एतमाद में लेते तो शायद ये मौका या ये जो सूरत हाल देखी वो ना होती। एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद आऊंगा। आसान खबर साहब, आपने बात सुनी, मैं आपसी से इसका जवाब लूंगा। देन मंदोखिल साहब आपकी तरफ आऊंगा स्टूडियोज में, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सेनेटर राना मकबूल साहब कहते हैं कि अगर तमाम जमातों को अपोजिशन को एतमाद में ले लेते तो फिर ये नौबत ना आती। वैसे क्यों नहीं ये वाली बात की गई? यानी वो कह रहे हैं कि एक अगर सेनेटर साहब की जो तरामीम थी उनको मौका तक नहीं दिया गया और तमाम चीजों को बुलडोज करते हुए ये बिल जो है मंजूर करा लिए। अच्छा देखिए फरीद साहब, बात ये है कि जो भी मामला बामी अफाम तफहीम से हो, कंसेंसस से हो, इस बात से तो किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं, वो एक बेहतर तरीका होता है। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे माहौल में बातचीत हो सकती थी? क्या हुकूमत ने जब भी ऑपोजिशन को बातचीत की दावत दी, क्या ऑपोजिशन ने खुले दिल से एक्सेप्ट की? क्या जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात थी, क्या कभी इश्यूज के ऊपर बात हुई? और ये जो बात करें ना बुलडोज करना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि कानून की जो मंजूरी हुई है वो एक आईनी शिक के तहत हुई है। आइन के अंदर जॉइंट सेशन की प्रोविजन है। अब ये आइन सब लोगों ने मुतफिका तौर पर पाकिस्तान का वो आइन बनाया हुआ है। हम उसकी एक शिक को उठा के उस पर जजमेंट पास करने के, ये बुलडोज करना है, आइन के शिक के अंदर किया ना, कोई गैर आइनी हरकत तो नहीं की। और अगर अपोजिशन तैयार होती, हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होती है इश्यूज पे, एजेंडे पे बात नहीं होती। अगर दूसरी पार्टी का एजेंडा हो और वो इश्यूज पे बात ना करना चाहे तो फिर आप प्रोडक्टिव डायलॉग नहीं कर सकते। और यही बदकिस्मती से हमारा अलमिया रहा है कि हमारी ऑपोजिशन एजेंडा ड्राइव करती है, इश्यूज पे बात नहीं करना चाहती। आप ये समझते हैं कि इस वक्त एजेंडा क्या है? अगर वो एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं, क्या एजेंडा है? क्या व्हाट यू थिंक, इनका एजेंडा है क्या? यानी किस एजेंडे के ऊपर है? हसन साहब देखिए, एजेंडा है मुखालिफत बराए मुखालिफत और इश्यूज पे बात ना करना, सिर्फ मैं ना मानूं की सियासत करना और हर चीज के ऊपर अवाम को गुमराह करना, ये एजेंडा है। मंदोखिल साहब, मैं ना मानूं और अपोजिशन बराए अपोजिशन, तनकीद बराए तनकीद और मैं ना मानूं, यही एजेंडा है आपका? क्यों नहीं मानते चीजों के हवाले से? गवर्नमेंट जब कहती है आप वो मौका ही नहीं फराहम कर रहे जिसपे वो आपसे बात करें। देखिए, वो कहते झूठ बिल्कुल गुनाह है, नहीं बोलना चाहिए, मगर बंदा इतने झूठ तो बोले, कम से कम 40-50 दिन तो बाद में पता चला। अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे। आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब ने
नाकाम हो गए, इजलास के दौरान काफ लीग ये सारे जो बागी हो गए, उसके बाद उन्होंने स्पीकर को टास्क दिया कि आप अपोजिशन से ये कंसेंसस डेवलप करें, सबसे बात करें। एहसान खावर साहब को पंजाब में बैठा है, शायद दूर बैठे हैं, उनको नहीं पता इस्लामाबाद का, वहाँ पे बाकायदा स्पीकर करीब होते हैं। अच्छा चलो करीब हो गए, मोटरवे बन गया, करीब हो गए। उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा अपोजिशन को, मुत्तहिदा अपोजिशन को, कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं इस बिल के हवाले से, इस ईवीएम सारी जॉइंट सेशन के हवाले से जो बिल है। अपोजिशन ने बाकायदा जवाब दिया है, बिल्कुल हम तैयार है, आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, आप सब कमेटी अनाउंस करें, बात करें। अब स्पीकर को भी नहीं पता कि रात को मैसेज आ गया सुबह 12 बजे इजलास है। यही तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, इसमें जिसको स्पीच नहीं दे रहे थे उनको पता था, शायद मुखबर खास ने बता दिया कि ये बोलने वाला है कि स्पीकर साहब स्पीच तो दे रहे थे, वैसे नहीं दे रहा था। भाई जबरदस्ती लेना पड़ा, अभी आप क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे, जबरदस्ती लेना पड़ा। और अच्छा, वो आपने लिया जबरदस्ती? पूरे अपोजिशन ने लिया, सब खड़े हो गए। पाबंदी तो आप पे लग गई है। वो जो मर्जी के, इतनी आधे घंटे की पाबंदी जुमे के दिन वैसे कोरम पूरा नहीं होता है। मैं अपने चेयरमैन के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये क्या कुर्बानी है, 50 मरतबा और अगली मरतबा मुझे कर ले। मैं तो कह रहे 6 महीने मुझे कर दे ताकि मैं हल्के में जाके टाइम दो लोगों के लिए, 2 हफ्ते से इस्लामाबाद बैठा हूं। सवाल ये है कि जब स्पीकर ने किया और ज्वाइंट अपोजिशन ने बाकायदा लेटर लिखा, और तो बिलावल भुट्टो साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि स्पीकर साहब, आप इस कुर्सी का, इस वकार का कम से कम ख्याल रखें। आपको एक टास्क दिया गया है, आज के दिन आप कम से कम इस इजलास को मुअख्खर कर दें और हमसे बात करें। तो एहसान खावर साहब कौन से दुनिया में रहते हैं? इनके क्या इंटरनेट की तरह, इनके भी लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में इंटरनेट सही नहीं है, जिसको आवाज़ नहीं जा रही है। तो ये तो बाकायदा हमने ऑफर किया है। और फिर क्या बात है कि रातों रात टेलीफोन आ गए 19 तारीख से पहले और सब एग्री हो गए। अब पश्तों में मिसाल है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? कल ही के दिन लॉ एंड जस्टिस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी आया था, मैंने यही सवाल उसके सामने रखा। मैंने कहा सर, आपके 37 एतराज़ात दूर हो गए? कह रहे नहीं। मैंने कहा सर 1.5 अरब रुपए मिल गया? बोले नहीं। मैंने कहा सर 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग कहां से करेंगे? बोले पता नहीं। मैंने कहा सर अब ये बताओ कि जर्मनी ने जिस ईवीएम को मुस्तरद कर चुका है, वहां जर्मनी में वोटिंग कैसे करेंगे? बोला अभी डिटरमाइन करेंगे। मैंने कहा सर सऊदी अरब में तो ये सारे निजाम है नहीं, आप कैसे करेंगे? बोले डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो कानून बन चुका है, आप कैसी बात कर रहे हो? तो कह रहे कानून तो ये भी बन चुका है कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होगी। तो क्या दहशतगर्दी नहीं हो रही? ये पूरे मीडिया ने कल रिपोर्ट किया इस खबर को। अच्छा चलिए, ये तो फिर सेनेटर साहब, ये जो बात इस वक्त हो रही है, तो अब होगा क्या जी? यानी आगे चल के बात भी हो गई, चले जो कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी इसका जवाब दे दिया, लेकिन मजबूरी तौर के ऊपर आप समझते हैं कि अगर एक चीज गवर्नमेंट जिसके ऊपर संजीदा है, चले कानून साजी ही सही, यानी एक इब्तिदाई ही सही, इब्तिदा अगर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके बावजूद यानी वक्त के साथ साथ चीजें, ट्रेनिंग्स भी हो जाएंगी, पैसा भी मिल जाएगा, चीजें हो जाएंगी, आप समझते हैं कि वक्त से पहले उसको मुतनाज़ा बनाना ठीक है? देखें जी, मैं पहले आपको अर्ज कर लूं, बीच में रह गई पार्लियामेंट्री एथिक्स को जिस तरह वायलेट किया गया है। अब मैंने अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट स्पीकर पेश करने की इजाजत दी जाए। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरे राइट को इंक्रोच किया है, कानूनी तौर पे कानून को उन्होंने वायलेट किया है। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है उन्हीं के तहत मैं कह रहा हूँ, और एक नहीं बहुत सारे लोगों को। और इतनी जिस तरह आप देखते हैं कि 30 बिल एक ही दिन इतनी हमबग में पास करवाने की क्या जल्दी थी? इसका मतलब यह है कि पीछे इंटेंशन दुरुस्त नहीं। 33 बिल्स थे। तो मुझे बताइए, आप अपना प्रिविलेज मोशन पेश करने जा रहे हैं क्या? पार्टी से इजाजत ले ली आपने? बिल्कुल अभी नहीं ली मैं, हो जाएगा, अभी तो मंडे के बाद फैसला होगा और मैं करूंगा, क्योंकि मेरा हक बन रहा है। क्यों मेरी इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी। मैंने ये कहा था कि आप कौन होते हैं कि ये इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेके आप नादरा को दे दें। ये क्या आप करना चाहते हैं? आप एक ऑटोनमस बॉडी के राइट को इंक्रोच कर रहे हैं। ये सर्विस है कौम की, ये कोई डिसर्विस है? ये सामने नजर आ रहा है इंटेंशन जो है। जो आपने एक सवाल किया कि इसका होगा क्या, इसका वही होगा जो शुगर पॉलिसी का हुआ है, इसका वही होगा जो व्हीट पॉलिसी का हुआ है, इसका वही होगा जो मेडिसिन की पॉलिसी का हुआ है, ये उसी तरह होगा। अच्छा, आपने एक तो एतराज बता दिया। मैं चाहता हूं जरा बाकी जो 2 एतराजात थे जो पेश करना चाहते थे वो भी जरा बता देना यहाँ पे। अब वो भी इलेक्शन के बारे में थे, इलेक्शन की अमेंडमेंट्स के बारे में, लेकिन मेन मैंने आपको बताया है विच वाज द मोस्ट पिंचिंग, जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इनक्रोचिंग ऑन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन ऑटोनमस बॉडी विच इज इलेक्शन कमीशन, जो कि मेन स्टेक होल्डर है।
और ये भी हमने कहा कि आपने ले ली है, उसका कॉन्सेंट ले लिया है, उसको शामिल किया है, आप उसकी पार्टिसिपेशन के बगैर कैसे लॉ बना सकते हैं? Are you experts on election affairs and election rules? Experts are the election commission. So you have been over imposing yourself not only on the parliament, on the election commission as well. इसलिए ये काम हो नहीं सकेगा. बट ठीक है, they are playing to the gallery, let them play to the gallery. It's a very short-lived phenomena. इससे चलेगा नहीं. चले एक मैंने ब्रेक लेनी है हसन साहब, मैं ब्रेक के बाद आ जाऊंगा और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो बातें की हैं उस पर भी बात करेंगे, और खासतौर पे एक और चीज की जो बढ़ती हुई महंगाई और इसके हवाले से, माफियाज के हवाले से, कानून साजी चीजें, अवामी कानून साजी या अवामी मसाइल पर कानून साजी जो है वो, उसके ऊपर भी बातें चल रही हैं कि ये तो वो चीजें जो कि ओवरऑल हो गई, लेकिन अवाम का मसला, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें, इसके ऊपर भी कोई कानून साजी होगी? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद हसन साहब। पहला सवाल, ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है, जिसके अंदर ईवीएम के इस्तेमाल से कम जो है वो 150 अरब रुपए का जो खर्च है वो आएगा, और साथ ही साथ जो है वो एतराजात के हवाले से वो भी कह रहे हैं कि उस तरीके से पूरे दूर नहीं हुए। ये कहा जा रहा है कि इतनी खतीर रकम खर्च करने के बावजूद भी इसकी जो इलेक्शन की शफाफियत और जो साख है वो मशकूक रहेगी, तो फिर फायदा क्या होगा इसका? अच्छा देखिए फरीद, मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। अगर तो किसी ने इम्प्लीमेंट करने की ना ठानी हो तो बहुत एतराज बराए एतराज उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान में इस मशीन की कीमत हर कुछ साल बाद नीचे आ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, और 2014 में इसकी कीमत कोई $190 थी, तो ये कोई महंगी मशीन नहीं है और ना ही इसमें कोई 150 अरब रुपया मेरे ख्याल में लगेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है करना, लेकिन ये कोई, मैं नहीं समझता कि एक रीजनेबल फिगर है। दूसरी बात ये है, अगर आपने एक इंटरनेशनली एक्रेडिटेड सिस्टम लेके आए हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि ये ना, एक मैं आपको बताऊं, अफसाना साजी हुई है कि दुनिया में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। मैं, अगर आप एक सेकंड दे तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में फरीद 7 अरब लोग बसते हैं, उन 7 अरब में से आधे लोग जो है ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स बताता है, वो जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, यानी 3.5 अरब लोग रहते हैं जमहूरी मुल्कों में। उसमें से 75% लोग उन मुल्कों में रहते हैं जो यहाँ ईवीएम यूज कर रहे हैं पूरे मुल्क में या कुछ हिस्सों में, या उसका पायलट कर रहे हैं फॉर स्केल अप। लेकिन ये बेसिकली छोटे-छोटे मुल्कों में के बड़ी डेमोक्रेसी तो सारी यूज कर रही है। 31 ममालिक ऐसे हैं जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल होता है या हो चुका है। इनमें भारत है, ब्राजील है, बेल्जियम है, अमेरिका, स्पेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, इराक, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, भूटान और नाइजीरिया समेत दीगर ममालिक है यहाँ पे। अब इसके अंदर जिस तरह से फिनलैंड की बात करें तो 2008 में वोटिंग मशीनों का तजुर्बा किया गया, लेकिन 2016-17 में जो इंटरनेट वोटिंग के खतरात के तहत इसको मुस्तरद कर दिया गया। और फिर साथ साथ जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 14 ममालिक में ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 11 ममालिक के कुछ हिस्सों में इस मशीन का तजुर्बा किया जा रहा है। 5 में इस मशीन के पायलट मंसूबों पर काम जारी है, जबकि 8 में पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद ईवीएम को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और इंडिया में उसके ऊपर एतराजात भी लगे। इसका जवाब मैं आपको दे दूं। देखें, बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये इसकी अशद जरूरत उन मुल्कों में है जो बड़े हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं। इसीलिए आप देख लें, इंडोनेशिया का आपने नाम लिया, हिंदुस्तान का आपने नाम लिया, अमेरिका का आपने नाम लिया, वो सारे हैं। इंटरनेट वोटिंग का खतरा अपनी जगह है, इसीलिए हमने तो इंटरनेट वोटिंग नहीं डाल रहे। इसका तो इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो मशीन का कोई कनेक्शन ना तार से ना इंटरनेट से होगा, उसके अंदर इंटरनेट वोटिंग का क्या रिस्क है? ये तो 20 साल से टेक्नोलॉजी चल रही है वहां पे। लेकिन सर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं 14 मराहिल से इसे गुजरना होगा और पायलट फेजेस भी होंगे 3 से 4। आप समझते हैं 1.5 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो है ये पूरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा? रिजल्ट कैसे भेजेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं आपको 2 बातें इसमें बता दूं। मेरा तो ख्याल है कि ये जो टाइम आप बता रहे हैं, ये टाइम बड़ा मुनासिब है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरी बात, एक और बात बतानी जरूरी है कि इस मशीन के साथ पेपर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल होगी। अगर आप डालेंगे मशीन पे, लेकिन जिस पे आप देखेंगे कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसी पे स्टैंप लगी हुई है कि नहीं, वो आप बैलेट बॉक्स में डालेंगे और वो भी स्टोर होगा। अगर किसी पे शक होगा तो उसकी काउंटिंग होगी पेपर की, उसको मैच करेंगे मशीन से। ये कोई ऐसे नहीं है कि मशीन ने अपना नंबर दे दिया और पीछे कोई सबूत नहीं रहा।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एतराज बराए एतराज कर रहे हैं। आप उस मशीन का सिस्टम देख लें, उसकी पेपर ट्रेल देख लें, आप भी एग्री करेंगे कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ये हैकिंग की बात करते हो, मशीन जब कनेक्ट नहीं किसी चीज से तो उसको कैसे आपने हैक करना? दिमाग से तो नहीं हैक कर सकते ना। हाँ। या इंटरनेट से कनेक्टेड होगी या ब्लूटूथ होगी, कनेक्टेड ही नहीं है, हैक कहां से होगी? अच्छा मधुखेल साहब एक बात कर रहे हो, कह रहे रिजल्ट, उनको रिजल्ट के ऊपर रिजर्वेशन है कि रिजल्ट कैसे भेजेंगे? देखिए, अगर तो वो चाहते हैं ना कि रिजल्ट उनके बनाए हुए तरीके पे चलें, आप बता जिस दें तरीके से उनकी पार्टी इलेक्शन जीते आए हैं, तो वो तो नहीं आप कैसे करेंगे अब तो बताओ? शफाफ इलेक्शन टेक्नोलॉजी से होगा। हाँ? मैं आपकी वो बात टेक्नोलॉजी कैलकुलेटर से चलेगा। जी मधुखेल साहब, टेक्नोलॉजी कैलकुलेटर से चलेगा। रिजल्ट कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कोई और इस तरह चीज होगा जो कोई ठेला लेके तो इस्लामाबाद नहीं जाएगा नार आदमी, कैसे भेजेंगे? वही तो सवाल है ना। तो आपने नहीं पूछा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से? हमने पूछा, उसने जब बोला briefing के लिए आए थे, आपको वो पूछना भाई चाहिए स्टेट अवे उसने मना कर दिए, अभी हम देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फिर कानून का हवाले दिए। कानून है, दहशतगर्दी मुल्क में नहीं होगी। क्या दहशतगर्दी रुक गई? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? मैंने आपको पश्तो का मिसाल दी है, जानमाज पे तो खड़ा कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। अभी उसको इलेक्शन कराओ। ये इलेक्शन एक जगह पॉसिबल है जो हो सकेगा, शौकत खानम अस्पताल के जरिए करा दे, 2 पैसे भी मिल जाएंगे इनको और ये इलेक्शन करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा, लिख ले में चले। इलेक्शन कमीशन ने तो कराना ना मधुखेल साहब, नहीं कराएगा। कमीशन की वो भाई जिम्मेदारी है, कल वो की उसकी बात कराएगा। ज्यादा दूर नहीं, कल सेक्रेटरी, ये पूरा इनकी पार्टी के लोग, इनका चेयरमैन रियाज फतियाना सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम अभी डिटरमाइन करेंगे। अब अभी, और मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा आपके बैठे बैठे मेरे कैलकुलेशन की है, ये फरूक नसीम का वो दे रहा हूं, उसने कहा कि 1.5 अरब रुपए खर्च आ रहा है, ठीक है। अब वो 2 लाख मशीन होंगे, अगर मशीन 60,000 की भी जो फिगर दी है तो ये बन जाते हैं 12 अरब। 8 लाख लोग चाहिए जो जारी बते ट्रेनिंग के लिए, 8 लाख, यानी 2 लाख मशीन है तो फी मशीन अब 4 आदमी तो लगा ले, तो अगर आप 50,000 रुपए एक महीने का भी लगा ले तो आ जाते 40 अरब। अब इस 40 अरब तो एक महीने का है, तो 3 महीने तो कम से कम देंगे। कितने अरब हो गए? 120 अरब तो ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है, बाकी जो अमला है, खाना पीना, अफसरान के सारे, ये IMF के सामने वैसी झोली फैला के बैठे हुए हैं, वो ना कराए। ये पैसे आएंगे कहां से? जरा वो मुराद सी से पूछो। हसन साहब ये जवाब जरा दीजिएगा, देन आई विल गो टू सेनेटर साहब। सर जरा ये कादिका मधुखेल साहब ने मेरे और आपकी कन्वर्सेशन के बीच में ये कैलकुलेशन की है इन्होंने। फरीद साहब हमारे दोस्त ने पीपल्स पार्टी के कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की है। आप अपनी करें, तासुब की नजर छोड़ के स्पीकर की तरह आप कैलकुलेशन करें, इसमें खर्चा कितना आएगा, मशीन कितने। अच्छा जवाब ले लो मधुखेल साहब, जवाब ले लो। तो जवाब से पहले वो तंगी शुरू कर देते हैं। अच्छा जवाब ले लो। उसमें हर चीज में 10 गुना ऐड होता है, हमारे कैलकुलेटर में 10 गुना हम ऐड नहीं चलो करते। आपके कैलकुलेटर तो ऐसा मदीना का बना हुआ है ना, वही उसी से बता दो। अब आपके सामने। अच्छा दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा कि कैसे भेजेंगे, मैं जरा वो बात वाज़ेह कर दूं। वो मशीन जो है ना, शायद ये इनका गलत ख्याल है कि वो मशीन खुद ब खुद रिजल्ट भिजवाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो मौके पे काउंट करेगा, मौके पे वो देगा। किसी इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं होगी, वो खुद मशीन नहीं रिजल्ट भेज देगी इलेक्शन कमीशन को, इसको रास्ते में कोई पकड़ के हैक कर देगा, ऐसा नहीं होना। लेकिन एहसान साहब वो कहीं ना कहीं से सेंट्रलाइज तो होगी ना। वो जवाब क्या है इसको समझ, ओ भाई आप समझा दे कैसे। अच्छा मैं ले लेता हूं जवाब। इस्लामाबाद जाएगा हर सर, कहीं से सेंट्रलाइज तो होगा ना वो। जनाब आप किसी भी तरह से उसको भेज दें, उसको ईमेल भी करें, उसकी साइंड कॉपी भी भिजवा दें, व्हाट्सएप भी करें, रिजल्ट तो आपके पास आ गया, साइन करके भिजवा दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सबके सामने जाएगा। वो कोई छुपे मशीन सिग्नल नहीं भेज देगी कि रास्ते में कोई खेल साहब उसको इंटरसेप्ट करके रोक देंगे। राइट हो गया, चले ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी और सबके सामने होगा। RTS सिस्टम भी बैठ गया ना 2018। सर लेकिन प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ना आप तो। यार तुम्हें तो जिन्हें सवाल कर जवाब दे दे। आप तो प्रीएम्प्ट कर उठा के कंधे में वक्त से पहले आप प्रीएम्प्ट नहीं तो एक चीज है ना, बात ये होता ना। मैं एक चीज बताऊं कि ये रिजल्ट ये इंटरनेट के जरिए भेजेंगे और वो RTS सिस्टम की तरफ बैठ गया तो, और 2 दिन के बजाय 4 दिन साहब ये वैसे इनका कंसर्न जो मधुखेल साहब का है, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल 2018 याद रखें। फरीद साहब बात ये है, 2 बातें इसमें इनको करने वाली हैं। पहली बात ये है, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मौके पे भी उस पोलिंग स्टेशन पे भी आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा। पहली बात। ठीक। दूसरी बात मुझे ये इनसे खुद सवाल पूछते हैं कि आज तक पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है, अपनी पार्टी को छोड़ रहे,
मुस्लिम लीग नून भी बात कर लें, और वहां पे ये बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम था। ये जवाब है, राइट हो गया। ये जवाब है, आज के सिस्टम को भी नहीं मानते, ये जवाब है। नहीं मानते। चले सेनेटर साहब, आप लास्ट कमेंट कर दीजिए सर इस चीज के अंदर, आप क्या समझते हैं इस पे सर? राइट सर, चले सेनेटर साहब, आई हैव टू क्लोज द थिंग, बट द बेसिक थिंग आप कहते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और जो ट्रस्ट डेफिसिट को गैप होना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो चीजों को ट्रांसपेरेंट करे। नाउ देखना ये कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरीके से आगे लेके चलेगी, ईवीएम्स के जरिए इंतखाबात को किस तरीके से साफ और शफाफ बनाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका हसान खावर साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादर खान मदुखिल साहब थैंक यू सो मच सर। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।